हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज है हमारा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री का दौर। जी हाँ, जहां पर हम कर रहे थे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डेली हमारा चल रहा था। बट एक्सट्रीमली सॉरी, यस्टरडे आई वाज नॉट एबल टू टेक द क्लास, लेकिन आज हम उसी को कंटिन्यू सेशन में ले रहे हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स प्ले द क्वेश्चनेयर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। Who among the following Indian cracks the British Indian Civil Services examination the first time of Indian history? यानी क्वेश्चन है, वो कौन सा भारतीय था जिसने सबसे पहले इंडियन सिविल एग्जाम्स में अपना पहला स्थान हासिल किया था? तो जल्दी से बताएं इसका आंसर, जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्रैक्स द ब्रिटिश इंडियन सिविल एग्जामिनेशन? तो इसका आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। जी हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने फर्स्ट जो ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम था उसको क्या किया था, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार तोड़ा था, यानी कि पहली बार उसको क्लियर किया था इन्होंने। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जाम को पास आउट किया था। तो अगर हम बात करें सत्येंद्र टैगोर के बारे में, तो अबाउट सत्येंद्र टैगोर इंडियन ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम। एक्चुअली एक पोएट भी थे, कंपोजर भी थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक राइटर, सोशल मेंबर भी थे। एंड इन्होंने सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम था वो एक्चुअल में 1863 के अंदर क्या किया था, क्रैक किया था। 1863 में इन्होंने किया था, और ये ब्रह्मो समाज के मेंबर थे। वॉज द मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज के मेंबर। तो ये दो तीन इंफॉर्मेशन आपको दे दी हैं कि कब इन्होंने किया था, सारी चीजें हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Who was the viceroy when the Jallianwala Bagh massacre took place? यानी वो कौन सा गवर्नर जनरल था उस समय, भारत का वाइसरॉय कौन था जिसके होते हुए जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था वो आता है। ये आपको पता ही है कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 के हुआ था, जिस दिन पूरे पंजाब में बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। वहां इतना बड़ा हत्याकांड किया गया, और जिसका मेन क्रेडिट जो जाता है वो जाता है जनरल डायर को। जनरल डायर जो था उसने एक ही गेट था एग्जिट और एंट्रेंस के लिए, तो उसको क्लोज करवा के चारों तरफ से बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से क्या करवा दी थी, गोलाबारी आई मीन टू फायरिंग करवा दी थी, और लाखों के लोग उसमें मारे गए थे। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं, देखिए इसका आंसर है वाइसरॉय के जलियांवाला चैम्प्सफोर्ट। चैम्प्सफोर्ट जो था वो था उस समय हमारे भारत का, एक्चुअल में इसका पूरा नाम जो है वो है फ्रेडरिक थैसिगर। पूरा नाम मैं लिख देती हूँ, फ्रेडरिक थैसिगर लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ये लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड है, और जिसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पर जलियांवाला बाग इसके अंडर में ही रहकर सारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who among the following leader made the famous objectives resolution in the Constituent Assembly? भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो लाने वाले फेमस व्यक्ति कौन थे? और पहली बात तो ये आता है ना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो ये वो प्रिंसिपल्स थे जिसमें गाइडेंस थी हाउ टू बिल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डअप करना। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स फॉर थी बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेप ऑफ प्रियम्बलम। जो प्रियम्बल है हमारा उसकी शेपिंग करना, इन सब का ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन वाला जो था, ये लेकर आए थे, जो लमसम कहा जाता है दिसंबर के अंदर लागू हुआ था, 13 दिसंबर 1946 के अंदर। तो अब सोचिए इसमें किसका क्रेडिट हो सकता है, इसमें क्रेडिट किसका होगा। और एक्सेप्ट यदि प्रेजेंट तो मतलब ये तब तक बन चुका था, और इसको अडॉप्ट करने की अगर हम बात करें, या एक्सेप्टेड जिसे हम कहें, एक्सेप्ट इसको कब किया गया, एक्सेप्ट करने की एग्जिट डेट है 22 जनवरी
1947 को। तो देखकर जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय इंट्रोड्यूस करा था इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, इसको लेकर आए थे, इंट्रोड्यूस किया था इसको, और जिसका एस्टैब्लिश मेन था एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स फॉर बिल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेपिंग द प्रियम्बल, हमारे प्रियम्बल को शेप करना टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेट करने के लिए। और इसको लास्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब एक्सेप्ट कर लिया था? 22 जनवरी 1947 को। ओके, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following leader was one of the founding member of the Muslim League? बहुत आसान सा सवाल, बहुत 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 आसान सा है, लेकिन लोगों को लगता है इसका आंसर वो होगा, लेकिन एक्चुअल में आंसर वो नहीं है जो लोगों को लगता है। चलिए, इसने बोला कि कौन सा वो लीडर था जिसने सबसे पहले वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को बनाने वाला पहला कौन था। एक्चुअली इनकी खासियत पहली, फोर्थ नवाब थे ये ऑफ ढाका, ढाका के चौथे नवाब साहब थे, नवाब थे ढाका के। और दूसरा इनकी खासियत क्या थी, और इन्होंने मुस्लिम लीग को कब किया था? मुस्लिम लीग को लाने का क्रेडिट इनको जाता है 1906 में, 1906 के अंदर ये लेकर आए थे। ये वो शख्स है जिसने बंगाल पार्टीशन को फेवर भी किया था, बंगाल पार्टीशन पे फेवर थे ये, फेवर भी किए थे, फेवर करके लेकर आए थे ये। तो ये कौन थे? देखिए, लोग अक्सर मुस्लिम लीग का नाम आता है तो किसका नाम जोड़ देते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना, काट दीजिए, नहीं है। शौकत अली जो थे वो थे खिलाफत मूवमेंट के। जी हाँ, दो भाई थे खिलाफत मूवमेंट जिन्होंने लॉन्च किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई अलग हैं इस केस में। नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, यही है जो वो शख्स जो कि फोर्थ नवाब था ढाका का, और जिसने 1906 में मुस्लिम लीग को फाउंड किया था, और जिन्होंने बंगाल पार्टीशन को भी किया था। आगा हाँ अलग ही। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Who among the following leader headed the interim government of 1946? 1946 में अंतरिम सरकार का लीडर कौन था? देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट सबसे पहले बनी कब थी? 2 सितंबर 1946 को। अब इसके हेड कौन थे, थोड़ा सा लगाएं तो पता चल जाए। इसका क्रेडिट जाता है जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू को जो है इसका क्रेडिट जाता है, वो लीडर थे, हेड थे, जिन्होंने एंट्रिम गवर्नमेंट को लॉन्च किया था सितंबर 1946 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। Who was the first Governor General of the New Indian Dominion? न्यू इंडियन डोमिनियन के फर्स्ट गवर्नर जनरल। Who was the first Governor General of the New Indian Dominion? मैं मतलब जब भारत आजाद हुआ था तो आजाद होने के वक्त पहला गवर्नर जनरल कौन था? ओके, देखो, डोमिनियन ऑफ इंडियन यानी डोमिनियन का मतलब खुद का राज, अपना खुद का आया था, तो यही वो व्यक्ति था जिसने जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में क्या किया था? शपथ ली थी एज गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडियन डोमिनियन। तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर आप देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की बुक जो है द पार्टीशन ऑफ
इंडिया एंड पाकिस्तान वाला जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है, वो बुक भी काफ़ी फेमस हुई है। अगर उसको रीड करने का मौका मिले तो प्लीज़ ज़रूर रीड कीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है वो, है ना। तो ये 1946 के दौरान की बात है। नेक्स्ट आते हैं, चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह वर लेड बाय। ये तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है कि भैया कौन था इनका मेन लीडर। भाई सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस कराने का क्या, किसको जाता है क्रेडिट? सबको बात मालूम है कि सत्याग्रह जो था वो कौन लेकर आया था, कॉन्सेप्ट ही कौन लाया था। भाई सबको पता है सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लाने वाले कौन थे। सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस कराने का भारत में किसको क्रेडिट जाता है? ऑब्वियस सी बात है, हमारे प्यारे बापूजी को। जी हाँ, बापूजी को, यानी एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। सत्याग्रह वर्ड ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने 3 जगह पर अपना सत्याग्रह लॉन्च किया था। पहला था चंपारण, दूसरा था खेड़ा और तीसरा था अहमदाबाद। ठीक है। और ये लगभग जो 1915 से लेकर, मतलब 1915 में तो भारत आए थे, 1916 से ले लो, 1916 से लेकर 1918 के इन 3 सालों के दौर के अंदर उन्होंने क्या किया था, इसको लेड किया था अलग अलग जगह पर। जहाँ पर 1917 तो शायद चंपारण का पीरियड है, और 1916 जो है वो आपके खेड़ा का आ जाता है, और उसके बाद अहमदाबाद का आ जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who among the following reformer associated with the passing of Widow Remarriage Act? भाई विडो रीमैरिज एक्ट को लाने के लिए कौन किसको क्रेडिट दिया गया है? देखिए, रीमैरिज एक्ट यानी कि विधवाओं की दोबारा शादी करवाना। पहले हमारे भारतीय समाज में तो ये था कि अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है कम उम्र के अंदर ही, और अगर उसकी कोई चाइल्ड वगैरह नहीं थी, तो उसको सती कर दिया जाता था, अपने ही पति के साथ में जिंदा जला दिया जाता था। फिर अगर बाई चांस इफ द गर्ल इज एजेड, और या फिर इफ शी इज प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर उसको जिंदा नहीं जलाते थे, उसको काल कोठरी टाइप जिंदगी दी जाती थी, जहां उसको बिल्कुल दीन दुनिया से, हर जगह से बिल्कुल क्या किया जाता है, अलग। बट उनकी मैरिजेस, मेन वर अलाउड टू गेट मैरिड, है ना, ये ध्यान रखिए। आदमियों को अलाउड था कि वो दूसरी तीसरी चौथी शादी कर सकते हैं, जितनी बीवियां मर जाए या छोड़ के चली जाए, बट लेडीज के लिए बिल्कुल भी अलाउड। तो रीमैरिज एक्ट जो था वो कब आया था इंडिया में? हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, सबसे पहला वर्ड आ रहा है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1856 में, 1856 के अंदर इसको किया गया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ पर भी देखिए हेल्प किसकी लेनी पड़ी, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर रूल चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके मदद लेकर इस व्यक्ति ने क्या किया था, इसको इनेक्ट करवाया था, क्योंकि उस समय बिना उनके तो हो भी नहीं सकता था। और जो ये व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही वॉज एन एजुकेटर, ये व्यक्ति एजुकेटर है, यानी शिक्षक में थे, मॉडर्नाइजर थे, ठीक है, एंड सोशल रिफॉर्मर थे। और बहुत आसान सा नाम है, देखो इस नाम से देखा जाए ना, तो मैं एक हिंट दे देती हूँ, औरतों के लिए ये भगवान के रूप में आए थे। भगवान का एक सिनोनिम वर्ड क्या होता है? ईश्वर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका आंसर तो याद रख लीजिए। विधवा महिलाओं के लिए ये भगवान यानी ईश्वर का अवतार थे, जिन्होंने उनकी रीमैरिजेस के लिए एक्ट को लेकर आए थे 1856 के अंदर। तो इनका नाम हो गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे। Which of the following event was probed by हंटर कमीशन? भाई हंटर कमीशन के जरिए कौन सा क्या कह सकते हैं इवेंट आया था? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, डिमोलिशन ऑफ कानपुर मॉस्क्यू हुआ था, जलियांवाला बाग वाला हुआ था, या काकोरी ट्रेन डकौती इंसिडेंट हुआ था? देखिए अभी बात करते हैं, अभी जब थोड़ी देर पहले बात की है, 13 अप्रैल 1919, जी हाँ, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग। उसी को क्या नाम दिया गया था? हंटर कमीशन।
ये प्रॉप जो था ये हंटर कमीशन के जरिए आया था। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल उस समय गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, और जिसमें मिस हैप जो हुआ था उसके बारे में अकर देयर मिस हैप, जितना भी मिस हैप का मतलब होता है जो बुरी चीज हुई थी, ये मजाक हुआ था या फिर जिसे हम हत्याकांड कहते हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा हंटर कमीशन को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल वाला था। ये चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ये गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। डेमोलिशन ऑफ कानपुर मॉस्क्यू ये आपका बाबरी मस्जिद टाइप में, और काकोरी वाला तो ट्रेन वाले के लिए तो हमारे चंद्रशेखर आजाद और ये सारे महानुभावों का नाम आएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Who among the following leader presided the historic 1916 Lucknow session of the Congress? देखिए कौन था वो लीडर जिसने प्रिसाइडेड हिस्टोरिक जो 1916 के अंदर लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसको प्रिसाइडेड किया था, यानी उसको सम्मिलित किया था, उसको बनाया था, उसकी एक इतिहास बनाया था। एनी बेसन, मैडम मोहन मालवीय, सॉरी मदन मोहन मालवीय, मैडम याद आ गया, अंबिका चारण मजुमदार या सुभाष चंद्र बोस। ये प्रेसिडेंट थे 1916 के, ये जो लखनऊ सेशन हुआ था इसको इन्होंने प्रेसिडेंट किया था। और इन्होंने आगे दो और कॉन्फ्रेंसेस में किया हुआ है। दो और कॉन्फ्रेंसेस कौन सी हैं? तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि भाई हिस्टोरिक 1916 जो लखनऊ का सेशन था वो किसने प्रिसाइड किया? तो हिस्टोरिकल है तो भैया लखनऊ में था। लखनऊ में क्या हो गया, नवाब होते हैं, नवाब क्या मारते हैं, मजे, हम मारते हैं मजे। तो इसको याद कर लो, लखनऊ के मजेदार नवाब, तो इसको याद किया अंबिका चारण मजुमदार। तो इसको इस तरीके से ट्रिक से याद कीजिए कि जो लखनऊ का 1916 का सेशन था कांग्रेस का, उसको जो प्रेसिडेंट थी वो कौन था, अंबिका चारण मजुमदार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर opposes any Besant's idea of launching home rule movement? Who was against the idea of home rule movement? Which freedom fighter opposes the Annie Besant's idea for launching home rule movement? भाई एनी बेसन जो लेकर आई थी होम रूल मूवमेंट, वो क्या था? देखिए इसको लॉन्च करने की बात आई थी सितंबर 1916 के अंदर। इन्होंने होम रूल मद्रास के अंदर, इन्होंने मद्रास में इसको होम रूल मूवमेंट को लाना चाहा था। और शी वो सोशल रिफॉर्मर, और ये था जिसमें मद्रास के अंदर उन्होंने खुद का ही प्रेजेंट डे चेन्नई, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, तो अब इसको अपोज किसने किया था? अपोज करने वाले हैं ये फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इसके खिलाफ थे, और वो थे जीके गोखले। जीके गोखले को ये होम रूल मूवमेंट खोखला लगा था, तो याद कर लीजिए खोखला लगा जीके खोखले को। ये रूल क्या लगा? खोखला। उनको लगा ये बकवास है, बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल करना, होम रूल मूवमेंट का खोखला किसको लगा? जीके खोखले को, गोखले को, जीके गोखले को। नेक्स्ट आ जाते हैं, याद करने की ट्रिक्स हैं, देखो होम रूल मूवमेंट खोखला लगा मिस्टर गोखले को। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। Who was the supreme body in the Britain at the time of commencement of Government of India Act 1858? भाई देखिए इसने क्या पूछा है, Who was the supreme body, कौन था ब्रिटेन के अंदर एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, जब इंडिया एक्ट 1858 बन रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बन रहा था, तो उस समय कौन था भारत के ऊपर? 1858 की बात हो रही है, तो देखिए क्वीन विक्टोरिया, द ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, या फिर नन ऑफ दीज। ब्रिटेन की स्पेलिंग का लोचा है, उनको भूख लग गई आज फिर।
आज तो खाना ज्यादा खाया था। जिस दिन ज्यादा खाना खा लेते हैं हमारे यहाँ पर, उस दिन हमें बर्ड खाने देते हैं, है ना, है ना टीम मेंबर, कंप्यूटर वाले भैया। चलिए, तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन सी थी भाई, सुप्रीम बॉडी पूछा है, उसने पर्सन नहीं बोला। 1857 तक तो हम वैसे भी किसके अंडर थे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गया तो हमें कौन अब हैंडल करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट हमें हैंडल करेगी। वॉज द सुप्रीम बॉडी, उस समय ब्रिटेन के अंदर सुप्रीम बॉडी पे था, ब्रिटेन में एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब निकला था 1858 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, what name was to British Governor General of India? भाई भारत में जैसे ही क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्ट पास हुआ, 1858 का गवर्नमेंट इंडियन एक्ट पास हुआ, तो उसमें जो पहले गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको नया नाम क्या दे दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला, यानी वही सेम रखा, गवर्नर ऑफ दी स्टेट्स बोला गया, वाइस रॉय बोला गया, या नन ऑफ दीज। अब स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर, स्टेट की आज की स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र वगैरह नहीं। अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ोगे तो पहले स्टेट नेशन के लिए ही था, देश को ही स्टेट कहा जाता था, बाद में नेशन कॉन्सेप्ट आया था। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह ये सब पढ़ेंगे तो आपको इसमें डिटेल मिल जाएगी। तो जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल की, वो रिप्रेजेंट हुई थी क्राउन के अंदर, जो क्राउन को रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअल में ये जो पोस्ट होती है गवर्नर जनरल, ये होती है क्राउन को रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करती है, क्राउन को करती है। तो नोन एज बिकेम, जिसको बाद में डेजिग्नेशन दे दिया गया था वाइस रॉय ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, वाइस रॉय ऑफ द स्टेट इसका रहेगा। तो वाइस रॉय वो पोस्ट थी जो पहले गवर्नर जनरल थी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थी भारत के अंदर, बाद में उसका नाम चेंज करके हो गया वाइस रॉय। तो अब इसकी खासियत क्या थी, इसके पास में ना तो कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी, ठीक है, और ना ही नेवर एम्प्लॉयड, और ये कभी भी एम्प्लॉयड नहीं थे, नेवर एम्प्लॉयड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी ये एम्प्लॉयमेंट नहीं लेते, इनको एम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following was the prime objective of M.K. Gandhi's salt satyagrah? Complete independence for India, economic relief from the common man, repeal of salt laws, or curtailment of government some power? रिपील का मीनिंग क्या होता है, भाई रिपील का मतलब होता है उस लॉ को ब्रेक करना, है ना, ब्रेक करने के लिए। तो आपको पता ही है सॉल्ट मार्च क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि इंसान गरीब हो अमीर हो, सबके बेसिक खाने में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, नमक। नमक जबकि हमारे देश का खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जिसमें देश खुद बनाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर भी क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, जो कि गरीब लोगों के लिए भरना बड़ा ही मुश्किल था। जबकि क्या होता था पुराने जमाने में, गरीबों के पास अगर सब्जी वगैरह नहीं है तो नमक पे भी हल्का सा थोड़ा सा लगा के वो खाकर अपना गुजारा कर लेते थे, रोटी को मिर्ची और नमक हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। अब क्या हुआ, जब उस पर भी टैक्स लग गया तो गरीबों के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उस लॉ को तोड़ने के लिए गांधी ने क्या किया था, आपने नाम सुना होगा, सॉल्ट मार्च तो बहुत वैसे है, डांडी यात्रा, डांडी मार्च भी कहते हैं इसको और डांडी यात्रा भी कहा जाता है, जो उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से स्टार्ट की थी, और वहां से लेकर ये क्या गए थे, डांडी तक गए थे, जो कि एक कोस्टल एरिया है जहां पर नमक बनता था। और ये लगभग था 240 मील का सफर था, माइल्स का था, और डेली ये 10 माइल्स चलते थे, ठीक है, डेली 10 माइल्स इनका चलने का होता था। और इन्होंने लगभग 78 वॉलंटियर्स को लेकर ये रवाना हुआ थे, अपने 78 भरोसेमंद जो वॉलंटियर्स थे उनको लेकर शुरू किया था। बट कहते हैं जिस जिस गांव और जिस जिस जगह से गुजरे, जिस इस एरिया से, वहां की पब्लिक इनके साथ हो गई थी। और जब ये डांडी पहुंचे, हजारों का तादाद में इनके साथ जत्था मौजूद था, इसलिए अंग्रेज भी कुछ कर नहीं पाए थे।
और लगभग ये बात है आपके 12 मार्च 1930 के आसपास। 12 मार्च 1930 को ये लॉन्च हुआ था, यहाँ से चले थे और लगभग 6 अप्रैल के आसपास ये पहुंच गए थे वहां पर, जहां पर इन्होंने डांडी फिर हाथ में नमक लेकर कहा था वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी काइंड ऑफ अ टैक्स ऑन आवर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मेन आंसर है रिपील ऑफ सॉल्ट लॉस, यानी सॉल्ट लॉ को तोड़ना, ब्रेक, मेन उनका मकसद ही यही था। बाकी ये सारे जो है ना, कोई इंडिपेंडेंस का नहीं था, इकोनॉमिक रिलीफ नहीं था, कंटेनमेंट ऑफ, बल्कि रिपील था कि सॉल्ट लॉ को उनको ब्रेक करना था, जो कि सी वाटर से प्रोड्यूस किया जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following leader was associated with the Home Rule League? होम रूल लीग से रिलेटेड एक नाम तो हमने पढ़ा है, उस नाम के साथ में नाम आएगा कि वो कौन थे जिन्होंने उनके साथ में मिलकर, एक नाम हमने क्या पढ़ा है, एनी बेसन। अभी पढ़ा था कि एनी बेसन जो थे वो क्या लाना चाहते थे, होम रूल मूवमेंट लाना चाहते थे, जो कि खोखला किसको लगा था, जीके गोखले को, कि भाई बकवास है, नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके साथ में प्लस वो कौन पर्सन था जो इसके फेवर में था, तो जल्दी से बताएं, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से। भाई बीजी का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, जीके गोखले अभी हमने बात की थी, एमजी रानाडे और एमके गांधी। जीके गोखले को तो हटा दें क्योंकि ये तो अगेंस्ट में थे। अब बात आ जाते हैं कौन थे, तो साथ में थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर। वो व्यक्ति हैं बीजी तिलक, जो कि एनी बेसन के साथ फेवर में थे कि होम रूल मूवमेंट या होम रूल लीग होनी चाहिए। ठीक है, होम रूल का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट का ना, यानी हमें खुद की सरकार चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश के होते हुए भी हम अपनी सरकार, यानी एक तरह से देखा जाए पार्शियल हम लोग अपना रूल चाह रहे थे, फुल्ली नहीं चाह रहे थे, तो ये इसके खिलाफ थे गोखले साहब। ठीक है, जो कि एक्चुअल में मैंने आपको बता ही दिया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1916 का था, लेड किया गया था सितंबर अप्रैल सितंबर तक ये चला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Who was the Governor General of India during the Civil Disobedience Movement? भाई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान कौन था वो गवर्नर जनरल जिसके होते हुए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ। अभी एक मार्च की बात हमने की थी, सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च के दौरान गांधी जो थे उन्होंने 11 डिमांड्स रखी थी और अल्टीमेट दे दिया था, अल्टीमेटम दिया था उस समय के किसको, गवर्नर जनरल को। जी हाँ, ये 1930 का ही दौर है। 1930 के अंदर वाइसरॉय जो थे वो कौन थे, जिनको अल्टीमेटम दिया गया था 11 डिमांड्स के साथ में कि आपको क्या करना है, सॉल्ट के साथ साथ ये हमारी बाकी डिमांड्स भी जो है वो फुलफिल करनी है। जिसपे उसने ये सोचा अरे कुछ नहीं है, ये तो ऐसे बोलते रहेंगे, उसने नेगोशिएट करके छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया था, उसने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया गांधी की इस डेडलाइन और अल्टीमेटम के लिए। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब लॉन्च हुआ तो उस समय गांधी के दौर में कौन थे, लॉर्ड इरविन। कौन था, लॉर्ड इरविन जो था ये उस वक्त क्या था, गवर्नर जनरल था 1930 में, जिसके होते हुए सॉल्ट मार्च भी हुआ और इसको ही डेडलाइन दी गई थी। इसके साथ राउंड टेबल 2 भी फ्लॉप गई और जिसके अंदर इसने गया तो था लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके लिए भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the author of the book The Indian War of Independence 1857? भाई इस बुक के जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये बुक के ऑथर कौन है, सर सैयद अहमद खान, वीडी सावरकर, आर एस शर्मा, आर सी मजुमदार। इसको थोड़ा सा याद करने वाला काम है, ट्रिकी नहीं है। ट्रिकी में देखे क्या करते हैं इसको, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वार आ रहा है, वार किसके नाम में आ रहा है, वार जो आ रहा है किसके, सर सैयद अहमद खान के नहीं आ रहा, सावर इसमें आ रहा है, शर्मा में नहीं आ रहा, ये याद रखो भैया, नाम की ट्रिक दी है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक थी, वॉर यानी वर, वर कौन है, वीडी सावरकर, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर।
ओके, तो ये आपके इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। Which of the following place where the first meeting session of the Indian National Congress was held? भाई वो पहली जो जगह थी वो कौन सी थी जहां पर नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था? ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, जो कि आज का कोलकाता है, बॉम्बे जो कि आज का मुंबई है, और मद्रास जो कि आज का चेन्नई है, और इलाहाबाद तो है ही आज भी। भाई इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हुआ था ये 1885 के अंदर, है ना, 1885 में हुआ था। और रिटायर्स अगर आपको नाम हो मालूम, ए ओ ह्यूम जो थे, उन्होंने इसको क्या किया था, इनिशिएट किया था। रिटायर्ड सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे, उन्होंने इनिशिएट किया था कि एक इंडिया की खुद की होनी चाहिए। इनका पूरा नाम भी लिख देती हूँ। एओ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, जो कि प्रो इंडियन एक्टिविस्ट भी कहलाते हैं, एक्टिविटीज। तो ये हुई थी सबसे पहले। अब देखो कहाँ है भाई, दिसंबर की बात है, दिसंबर में ठंड पड़ने लग जाती है, तो थोड़ा सा हम कहाँ चले जाते हैं भाई? थोड़ा सा घूमने वूमने के हिसाब से बीच की तरफ चले जाएं, हाँ, थोड़ा सा मौसम अच्छा रहता है, बीच में मॉडरेट रहता है। तो ये गए थे बॉम्बे। पहला क्या था सेशन जो हुआ था वो बॉम्बे के अंदर हुआ था, ठीक है, डन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन ये रहा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसकी प्रेसिडेंटशिप भी बता देते हैं। इसके प्रेसिडेंट जो शिप थी उस समय, प्रेसिडेंटशिप जो थी वो थी किसके हाथ में? WC बनर्जी के हाथ में। बनर्जी वैसे हम लोग वैसे बोलते हैं बंगाली में, बैनर्जी है, WC बैनर्जी, ठीक है। चल नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following British Prime Minister headed the first round table conference in London? भाई पहली जो हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल जो हुई थी कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी, वो किसके तहत की गई थी? मतलब उस समय कौन था हमारे यहाँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उस समय कौन था जिसके साथ में लंदन में होने वाली थी? देखिए इसकी पहले क्वालिटीज बता देते हैं। इसका रिकमेंडेशन जो था, ये जो रिकमेंडेशन दिया था ये दिया था जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका रिकमेंडेशन दिया था। किसको दिया था? इसने दिया था लॉर्ड इरविन को, कि भाई हम एक ऐसा कर लेते हैं। और उस समय जो थे वो नाम आपको मैं बता दूंगी। और ये जो रिपोर्ट थी ये सबमिट की गई थी साइमन कमीशन के जरिए। साइमन कमीशन ने इसको अपनी रिपोर्ट में डाला था मई 1930 के अंदर। भाई इतना सारा इंफॉर्मेशन है अपने पास में। मई 1930 में ये हुआ था। जिन्ना ने इसका रेकमेंड किया था लॉर्ड इरविन को कि भाई एक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवा लीजिए लंदन में। अब उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? वो थे राम से मैकडोनाल्ड। जी हाँ, मैकडोनाल्ड थे। अब देखिए भाई राम से मैकडोनाल्ड का नाम आ रहा है तो आपको याद कैसे करना है? राउंड टेबल फर्स्ट है, पहली बार हमारे यहाँ पर फ्रेंचाइजी बर्गर की अच्छी क्वालिटी वाला कौन देता है? मैकडोनाल्ड देता है। तो बस याद कर लो कि टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, पहला बर्गर जिसका सर्व किया गया वो किसका था? मैकडोनाल्ड का था। तो पहला ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिसने इसको हेड किया था वो कौन था? राम से मैकडोनाल्ड। खाने वाले इंडियन, प्रेजेंट करने वाला ब्रिटिश। तो राम से मैकडोनाल्ड इसकी क्या हो गई? एक शॉर्ट ट्रिक हो गई कि पहली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी उसमें ब्रिटिश मिनिस्टर जो था वो कौन था? राम से मैकडोनाल्ड। आधा भारतीय आधा अंग्रेज, यानी बर्गर था लेकिन खाने वाले इंडियन थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। और किसके कहने पर? जिन्ना ने रिकमेंड किया, लॉर्ड इरविन को बताया, साइमन कमीशन ने इसकी रिपोर्ट तैयार की और मई 1930 में प्रेजेंट हो गया। Which of the following leader did not attend in the first round table conference? भाई वो भारतीय कौन थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल को नहीं किया था? भाई ये बात कब की है? ये बात है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 1930 की आ गई ना बात। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में अगर याद हो तो इसको लेड किसने किया था? M.K. गांधी ने। M.K. गांधी ने क्या कहा था कि भैया अब ब्रिटिशर के साथ में कोई भी बातचीत
उनकी हामी नहीं होगी। यानी उन्होंने क्या क्या कहा था, उनके सारे के सारे क्या कर दो, अवार्ड्स लौटा दिए गए, उनके सारी चीजें, उनकी अब बातें नहीं मानी, सिविल डिसोबीडियंस ना, अब सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन, यानी हम अब आपकी आज्ञा मानने वाले नहीं है। तो जिसने बोला है तो वो खुद उस कॉन्फ्रेंस में मैकडोनल्ड खाने जाएगा? सोच के देखो। जो कह रहा है भाई देसी रोटी सब्जी खानी है, आप कैसे मैकडोनल्ड खा सकते हो? तो बस कौन थे वो? एम के गांधी। जी हाँ, इसका आंसर है एम के गांधी थे, जो कि नहीं गए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए लंदन में, क्योंकि वो उस समय क्या कह चुके थे, सिविल डिसोबीडियंस में बोल चुके थे कि अब अंग्रेजों के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी, हम उनको फुल्ली क्या करेंगे, बायकट। जो बायकट वर्ड था ना, हर जगह से करना है, वो यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, स्वदेशी का आंदोलन भी यहाँ पर आ गया था। आई थिंक क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ, काफी कुछ पता लग गया। When was the first round table conference held? अभी बताया, अभी जस्ट अभी बताया। कौन सा साल था? अभी तो बात की हमने, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? अभी तो बताया, हाँ 1930 का दौर, 1930s में था। और इसकी एग्जैक्टली डेट है 12 नवंबर। 12 नवंबर 1930 को ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल, और जो खत्म हुआ था जनवरी 1931 के अंदर। ठीक है, जनवरी 1931 तक ये चला था। और ऑफिशियली इसका जो लगभग कहा जाता है, ये शायद एक हुआ था, जगह थी रॉयल गैलरी करके, रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एट लंदन, इस जगह में इसको किया गया था ऑर्गेनाइज। यहाँ पर इसको पूरा प्रेजेंट किया गया था अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सारे जने और इनॉग्रेशन की जो थी, उस समय राजा जो थे, हिज मैजेस्टी कहते हैं ना वहाँ के राजाओं को, योर मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी। तो उस समय उस वहाँ के जो मैजेस्टी थे वो थे जॉर्ज फिफ्थ। तो जॉर्ज फिफ्थ ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इनॉग्रेशन करने का क्रेडिट जाता है वहां के महाराज जॉर्ज फिफ्थ को। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 12 नवंबर से लेकर जनवरी की 1931 तक चला था। और रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था लंदन में जगह है, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इनॉग्रेशन करवाया गया था वहां के उस समय के राजा जॉर्ज फिफ्थ से। तो ये आपके डिटेल है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who was नूरजहां's son in law? कई लोग तो ये भी बोल देते हैं हमें क्या मतलब है उसके जमाई से, लेकिन क्या करें, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा कि उनके दामाद कौन थे, बेटे कौन थे, क्योंकि कुछ ना कुछ तीर तो मारे हुए थे उन लोगों के, तो तीर तो हमें लेने ही पड़ेंगे ना। तो नूरजहां के सन इन लॉ कौन थे? जल्दी से बताएंगे भाई, नूरजहां कौन थी? 20th वाइफ थी शायद जहांगीर की, है ना? एक्चुअली नूरजहां जो थी ना, खुद बहुत एम्बिशियस लेडी थी। तो अपने हस्बैंड के मरने के बाद उसको ये था कि कल को राज गद्दी किसी दूसरी जगह ना चले जाए, तो वो ये चाहती थी कि उसके मरने के बाद उसकी बेटी लाडली बेगम जो है वो क्या करें, एम्प्रेस बने। ठीक है, वो बने। लेकिन उस समय लेडीज को लेकर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन पॉइंट रहता था। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही दामाद को, सन इन लॉ को राजगद्दी पे बिठाने का सोचा, ये सोचकर कि वो मैनिपुलेट हो जाएगा जल्दी से। मैनिपुलेट का मतलब उसको आप जैसा चाहो अपनी उंगलियों पे नचा सकते हो कि भाई हम ये करना चाहते हैं, तो वो बैकअप में रहेगी और फ्रंट में फेस किसका रहेगा, उसके दामाद का, क्योंकि मेल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। बट लेकिन पीछे से पावर एंड ऑल जो डिसीजंस होंगे वो लेगी कौन, नूरजहां। और नूरजहां के बाद कौन लेगी, उसकी बेटी लाडली बेगम। तो उसके जो दामाद साहब थे उनका नाम था शहरयार, शहरयार कहा जाता है, शहरयार। तो ये इनके दामाद का नाम था, पूरा नाम था शहरयार मिर्जा। ठीक है, पूरा नाम इनका ये था। और ये एक्चुअल में फिफ्थ और सबसे यंगेस्ट सन था जहांगीर का। एक्चुअली
पहले मुगलों में ये था ना, बहुत सारी वाइफ्स होती थी, तो क्योंकि ब्लड क्लैन फादर का एक होता है, बट मदर का ब्लड क्लैन हर बार अलग था, तो इसीलिए अपनी नूर जहां ने अपनी पावर ना जाने के चक्कर में अपने ही जो कहते हैं ना, इसी के फोर्थ या फिफ्थ सन कहा गया है जहांगीर का, उससे ही क्या करवा दी थी, शादी करवा दी, ताकि सत्ता दोनों के बीच में, उसकी बेटी भी ना जाए और मिर्जा साहब भी हाथ से ना निकले, इनको आराम से क्या कर सकते हैं, राजगद्दी पे बिठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किया, व्हेन वर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म टेकन प्लेस। भाई मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? ये आया था, सॉरी अगर यही बता दूंगी तो आंसर आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली इसका मेन मकसद बता देते हैं, मेन मकसद था डाइवर्जन, डाइवर्जन करना चाहते थे ये लोग एक्चुअली, इनका अटेंशन जो था लोगों का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जो इशू पे, जिस पे भारतीय लोग अभी क्या कर रहे थे, बहसबाजी करने में लगे थे, तो जो सबको अफेक्ट कर रहा था, हिंदूज हैं चाहे मुस्लिम्स हैं, यानी ऑल सभी का ध्यान इससे हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म लेकर आए थे। और ये सारा देखो सबसे बड़ा बुरा दौर था 1919 का, इसमें ही अगर आप पढ़ोगे ना, सबसे ज्यादा जो है इसी दौर में आए हैं, ठीक है, सॉरी 1990 नहीं, सॉरी सॉरी 1909, मैं थोड़ा 10 साल आगे चली गई, 1909 के अंदर क्या था, इसको पास आउट किया गया था, ताकि डाइवर्जन हो सके सारी चीजों से, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल इश्यूज हो गए, जो कि पूरे हिंदूज हैं मुस्लिम्स हैं जितने भी भारतीय थे उनको अफेक्ट कर रहा था, तो उससे ध्यान हटाने के लिए इन लोगों ने इसको अचानक से बीच में लेकर आए थे। और मॉर्ले मिंटो ही था इसमें, और इसका मेन मकसद क्या था, प्रोविंशियल असेंबलीज को स्ट्रांग बनाना, प्रोविंशियल असेंबली को एक्सटेंड करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर आ सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट मॉडरेट। दादा भाई नौरोजी, आनंद चार्लू, बिपिन चंद्रपाल या मदन मोहन मालवीय। Which of the following leader was not moderate? दादा भाई नौरोजी, आनंद चार्लू, बिपिन चंद्रपाल और मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर देंगे आप जल्दी से। मॉडरेट क्या थे, नरम दल, रेडिकल होते हैं गरम दल, तो नरम दल नहीं थे ये थे, अगर आपने 3 नाम सुने हो, लाल, बाल एंड पाल, ये तीनों किसके लिए जाने जाते थे, नॉट मॉडरेट, ये मॉडरेट नहीं थे भैया, ये कौन थे, रेडिकल्स, गरम दल वाले थे, भड़कीले भाषण देना, भड़क जाना, ये ऐसे ही थे। तो अब सोचो ये थे, तो बिपिन चंद्रपाल इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये नॉट मॉडरेट में आप हमेशा लाल बाल पाल, इन तीन का, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और सॉरी बिपिन चंद्रपाल और लाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब हमने खेड़ा और चंपारण डिस्ट्रिक्ट की बात की थी। देखिए इस दिन को मतलब ना, गांधी जी जब आए थे तो एनआरआई डे भी बनाया जाता है, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे के तौर पर भी मनाया जाता है, जो भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं प्रवासी भारतीय
दिवस, क्योंकि इस समय प्रवासी लोग भारत में वापस, मतलब गांधी जी वापस आए थे, तो नॉन रेजिडेंट इंडियन डे भी कहा जाता है, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन ना, तो डे कहा जाता है। ये आए थे, अगर आपको याद हो, 1915, 1915, अभी थोड़ी देर पहले गया था, डेट हम एग्जैक्टली बता देते हैं, 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो थे साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत आए थे। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। तो आज के जो क्वेश्चन था काफी हेल्पफुल था हमारे लिए। यहाँ पर आज का सेशन हमारा खत्म होता है। मेरी टीम खा गई क्या? तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आज का जो वीडियो था वो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा, प्लस में साथ में आप हो सकता है काफी अच्छे डिटेल में आपको चीजें बता दी गई हैं, तो उनसे आपको काफी याद करने में भी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। आई होप आज का सेशन अच्छा रहेगा और फिर हम कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभरात्रि। एंड प्लीज 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 2-3 इन्फॉर्मेशन जो देनी है। पहली इन्फॉर्मेशन ये कि सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, तो प्लीज उसको प्रॉपरली तरीके से फिल कर लीजिए। सेकंड, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारी टीम लगी हुई है, आप प्लीज नीचे जो नंबर है उस पर कॉल कर लीजिएगा। एक नंबर और है 92561996, इस पे मत कीजिएगा। जो 9, एक और नंबर 9799756474, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, इस पे भी आप कॉल कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी डिटेल चाहिए हो, क्योंकि वो नंबर अगर कई बार बिजी आता है तो एक अल्टरनेट नंबर हमने और आपको दे दिया है, तो इस पे जरूर कॉल करें। एंड प्लस में साथ में सबसे इंपॉर्टेंट 2 दिसंबर को RIMC का पेपर है, तो जो भी बच्चे पेपर में ज्वाइन करना चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस जो चाहते हैं कि हमें डाउट सेशन दिया जाए पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो हमें प्लीज इन्फॉर्म कर दें, हम उसके लिए तैयार हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन से थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आराम से खूब सारी मस्ती कीजिए, पढ़िए और सो जाइए।